So hello and welcome back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science chapter number 1 फर्स्ट बुक दो ध्रुवीयता का अंक, जिसको हमने शुरू कर दिया था लास्ट क्लास से और हमने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में कवर कर लिए थे इफिशियंसी के साथ। सो बेसिकली आज की इस क्लास के अंदर हम कवर करने वाले हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण एवं उसके परिणाम। तो बेसिकली सोवियत संघ के विघटन आखिर किस तरीके से हुआ, क्या ऐसे कारण थे जो कि मेन माने गए हैं कि इसके विघटन होने के। दूसरा, इसका विघटन जब हो गया तो हमें क्या परिस्थिति देखने को मिली, क्या परिणाम देखने को मिले। इन दो टॉपिक से और जो हम पीछे वाले टॉपिक पढ़कर आए हैं यानी शीत युद्ध के बाद सोवियत संघ की स्थिति, इन तीन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं इस वाले चैप्टर से। सो इनको बहुत अच्छे से समझिएगा। एक टॉपिक तो हम कवर कर चुके हैं, अब इन दो टॉपिक्स को फटाफट से कवर करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं इन दोनों टॉपिक्स को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं वन बाय वन हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को। सो देखिए, हम बात कर रहे हैं सोवियत संघ के विघटन के कारण की, तो हमें पता होना चाहिए कि इसका विघटन कब हुआ। तो इसका विघटन हुआ 25 दिसंबर 1991 को। तो अब इसके कारण के ऊपर बात कर लेते हैं। तो जैसे कि हम लास्ट क्लास के अंदर पढ़कर आए हैं कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो इसकी स्थिति थी वो काफी बेहतरीन तरीके से थी, यानी कि इसकी संचार प्रणाली काफी अच्छी थी, इसकी अर्थव्यवस्था काफी अच्छी थी, सैन्य शक्ति काफी अच्छी थी, सकल घरेलू उत्पाद तो बहुत ही ज्यादा ऊंचे लेवल का था। यानी कि सारी हमने इंपॉर्टेंस देखी थी। ये हर एक काम के अंदर अगर पूरी दुनिया में अमेरिका को छोड़ दिया जाए तो ये सबसे आगे था, इसकी व्यवस्था सबसे अच्छी थी। और यही कुछ कारण थे कि दूर दराज के देशों ने इसको बड़ा बना दिया था, यानी दूर दराज के देश इसमें समर्पित होना चाहते थे इसकी बेनिफिट्स को लेकर, क्योंकि इसके देश के इस संघ के अंदर जो भी रहता था वो साम्यवादी स्थिति के अंदर रहता था और साम्यवादी स्थिति सभी नागरिकों को एक तरह से सुविधाएं प्रोवाइड करवाती थी जो कि उनके जीवन यापन से संबंधित होती थी, लाइक शिक्षा, स्वास्थ्य, खान पान, जो कुछ भी उनको चाहिए वो सब कौन प्रोवाइड करवाता था? सरकार प्रोवाइड करवाती थी। वहां कोई भी बेरोजगार नहीं था। तो ये इन कुछ बड़ी मेजर इंपॉर्टेंस की वजह से वहां पे लोग समर्पित हुए थे। तो अब हम बात कर लें कि जब इतनी अच्छी व्यवस्थाएं थी, इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा, तो आखिर कारण क्या बना इसका विघटन होने का? तो देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूं, यहां पे पॉइंट लिखता हूं मैं, नौकरशाह। देखो, सब कुछ ठीक चल रहा था मगर कुछ समय बाद ये जो संघ था इसने अपना रूप सत्तावादी का ले लिया। ये ध्यान रखना आप, इसने अपना रूप किसका ले लिया? सत्तावादी का ले लिया। यानी पहले ये बेसिकली एक काम कर रहा था कि हम सभी को ऐसे बेनिफिट्स प्रोवाइड करें, अपने नागरिकों के लिए काम करें, सभी चीज ऐसे करें जो कि हमारे देश के लिए, हमारे नागरिक के लिए बहुत बेहतरीन हो। मगर अब कुछ समय बाद ही सत्तावादी का रूप ले रहा था, यानी कि इसके अंदर नौकरशाहों का शिकंजा इतना मजबूत हो गया था कि वो जनता की तरफ से जवाबदेह ही नहीं थे, जनता की तरफ से जवाबदेह ही नहीं थे, यानी कि जो उनकी मन में आता था वही वो किया करते थे नौकरशाह, और उनके ऊपर कोई सवाल उठाने वाला भी नहीं था क्योंकि इनकी व्यवस्था के अंदर ही वो चीज नहीं आती। ठीक है, अब देखो, जब नौकरशाहों का शिकंजा मजबूत हुआ, सत्तावादी रूप होता चला गया। और तीसरी बात ये थी इसके अंदर कि यहां के नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था। ये याद रखना आप, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां से, अभिव्यक्ति का अधिकार ना होना, अभिव्यक्ति का अधिकार ना होना। तो इसकी वजह से यहां की जनता अपने बेसिकली चीजों को किस तरीके से व्यक्त किया करती थी? अपनी भावनाओं को चुटकुलों व कार्टून्स के द्वारा व्यक्त किया करते थे। समझे? यानी कि यहां पे किसी भी नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था कि वो अगर सरकार का कोई कार्य उनको बुरा लग रहा है तो वो उसके खिलाफ आंदोलन कर सकें या फिर ये कह सकें कि ये हमारे हित में बेहतर नहीं है। यह जो कुछ था सर्वोपरि था वो क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट ही थी। यहां किसी भी नागरिक को अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था। और जब अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था तो वो अपनी भावनाओं को किस तरीके से व्यक्त किया करते थे? वे अपनी भावनाओं को चुटकुलों के माध्यम से और कार्टूनों के माध्यम से व्यक्त किया करते थे। जगह जगह पर
कार्टून्स बनाकर या अखबार में चुटकुले बनाकर। तो इस तरीके से यहाँ स्थिति चल रही थी, वो गंभीर होती जा रही थी। यानी कि आप ये देखो कि पहले बहुत अच्छी स्थिति, उसके बाद इसने सत्तावादी का रूप ले लिया। सत्तावादी का रूप लेने के बाद इसके अंदर नौकरशाहों का शिकंजा मजबूत हो गया, और शिकंजा मजबूत हो गया तो वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थे, और जवाबदेह नहीं थे तो जनता के पास अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था जिससे वो अपनी बातों को व्यक्त कर सकें। और साथ ही साथ जब अभिव्यक्ति का अधिकार नहीं था तो वो अपनी बातों को चुटकुलों के माध्यम से, कार्टून्स के माध्यम से व्यक्त किया करते थे। अब यहां तक हमें समझ में आ गया। पांचवा पॉइंट में बात कर लेते हैं हम। पांचवा पॉइंट ये था कि एक समय ये आया था कि इसको सिर्फ और सिर्फ ये लत लग गई थी कि मैं कैसे ना कैसे करके पूरी दुनिया में सर्वोपरि हो जाऊं। यानी कि इसके अंदर ये चाह हो गई थी कि मैं सभी देशों को पीछे छोड़ दूं। तो इसी चाह ने इसमें क्या शुरू कर दी थी, हथियारों की होड़ शुरू कर दी थी। यहां से याद रखिएगा, हथियारों की होड़ शुरू कर दी। अब जब हथियारों की होड़ शुरू कर दी तो क्यों शुरू करी, क्योंकि जिसके पास जितने ज्यादा हथियार होते हैं वो जितने ज्यादा शक्तिशाली होगा, चाहे भले यूज ना करे। मगर पूरी दुनिया के आसपास के जो पड़ोसी देशों ने तो पता है ना कि इसके पास ये वाला हथियार है, इसके पास ये वाला हथियार है, इससे हम बोलेंगे तो हो सकता है उसका यूज कर ले। तो इसीलिए अपने आप को सर्वोपरि बनाने के लिए इसने हथियारों की होड़ शुरू करी, और अपनी अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा अमाउंट सिर्फ और सिर्फ हथियारों में खर्चा जाने लगा। तो ये जब चीजें होने लगी तो इसके अंदर जो न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा ये अपने नागरिकों को दिया करते थे। कहां गए नागरिक, ये रे अभिव्यक्ति का अधिकार के अंदर नागरिक है, यहां पे लिख देता हूं मैं नागरिक, ठीक है। तो जो न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा नागरिकों को गिवन थी अब वो नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि भाई जिस किसी को हमें रोजगार देना है, उसके स्वास्थ्य की फैसिलिटीज पूरी करनी है, शिक्षा संबंधित फैसिलिटी पूरी करनी है, सब में क्या खर्च होगा, पैसा खर्च होगा। और पैसा किस में लग रहा है, हथियारों में लग रहा है। क्योंकि हम अपने आप को बड़ा चढ़ाकर दिखाने के लिए, दुनिया में सबसे बड़ा बनने के लिए क्या कर रहे हैं, हथियारों की होड़ शुरू कर रहे हैं। तो हथियारों की होड़ में वह अपनी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा अमाउंट खर्च कर रहा था, और इसी की वजह से वो अपनी नागरिकों के न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाओं को पूरा नहीं कर पा रहा था। और एज वेल एज इसके अंदर जितने बेनिफिट्स होते हैं, चाहे वो देश से संबंधित हो, संघ से संबंधित हो या नागरिकों से संबंधित हो, वो इसमें कोई भी फुलफिलमेंट नहीं कर पा रहा था। जैसे कि इसमें फायदा ये था कि बेरोजगार इसमें कोई नहीं था, जहां तक कि वो चीजें भी पूरी नहीं हो पा रही थी। तो हथियारों की होड़ यहां से शुरू हुई। अब जब हथियारों की होड़ शुरू हो गई तो यहां से क्या हुआ, इन्होंने बेसिकली अपना एक अलग रूप ले लिया। अब अलग रूप का मतलब क्या है, यानी कि इन्होंने सोचा कि यार अगर ऐसी स्थिति हमारे पास चलती रही तो बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा। क्योंकि इस हथियार की होड़ ने क्या कर दिया था, एक पॉइंट इंक्रीज कर दिया था। क्या कर दिया था, महंगाई बढ़ा दी थी इसने बहुत ज्यादा। यहाँ पे महंगाई चरम सीमा पर थी, यानी कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई थी कि छोटी सी एक पर्टिकुलर अपनी डेली वेज की चीज खरीदने के लिए भी बहुत सारे पैसे लेके जाना पड़ते थे। इतनी महंगाई का यहाँ पर बेसिकली चरम पर हो गई थी। इसका रुपया पूरा ज्यादा डाउन हो चुका था, बिल्कुल खत्म पे था। तो इसीलिए अब यहाँ पर एक नेता आए इस सोवियत संघ के लास्ट में। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अलग पेन से लिख देता हूँ, थोड़ा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आखिर में नेता आए, यहाँ पे ये 7 पॉइंट, गोरबाचेव। अब ये गोरबाचेव कौन है भाई, इन्होंने ये सोचा कि अगर हमारे संगठन में ये सब चीजें चलती रही कि नौकरशाहों का शिकंजा मजबूत रहा और हम सत्तावादी रूप लेते रहे, हथियारों की होड़ शुरू कर दी हमने, और दूसरी चीज हमारे देश के अंदर प्राइवेटाइजेशन नहीं है। अब प्राइवेटाइजेशन ना होना एक बहुत बड़ा कारण था इसका गिरने का। वो कैसे, वो ऐसे क्योंकि सरकार तो बिजी हो गई थी हथियार खरीदने के अंदर, और इसके अंदर सारी रिसोर्सेज किसके हाथ में होती हैं, सरकार के पास होती हैं। और यहीं पर अगर मैं आपसे छोटा सा एक एग्जांपल पूछूं कि मान लो आपके पास एक जमीन है और उस जमीन के ऊपर आपको किसी ने वो जमीन किराए पे दे दी कि आप ना यहाँ पे प्रोडक्शन करो और इतना इतना आप मुझे दे दे करना, बाकी का आप रख ले करना, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और आपको हम सैलरी देंगे। सो बेसिकली आपने वहां प्रोडक्शन करी तो आप उतनी ही प्रोडक्शन करोगे जितना फायदा आपके मालिक को हो सके, क्योंकि आपको तो सैलरी से मतलब है। जो मैं अभी जो बोला है ना एग्जांपल, वो दूसरे में बोलूंगा कि अगर आपको कोई जमीन मिली है और वो आपको किराए पे दे दी कि हम आपको बेसिकली सैलरी पेड करेंगे और इसमें जितनी प्रोडक्शन होगी वो आप मुझे दोगी। सो इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बेसिकली आप उतनी ही प्रोडक्शन करोगे जितनी आप उनको दे सको, यानी आप अब जितनी एबिलिटी है आपके पास उतनी प्रोडक्शन आप कर दोगे क्योंकि आपको सैलरी मिल रही है। और यहीं पर मैं बात करूं कि वो पूरा खेत ही आपका है, तो आप खुद सोचो, आप खुद इतनी प्रोडक्शन करना चाहोगे कि मैं पूरे दिनों रात लगा रहा हूं इस खेत के अंदर
क्यों? क्योंकि जो भी फायदा होगा वो मेरा ही तो होगा भाई। जो मैं फसल उगाऊंगा, जिसको मैं बेचूंगा, वो सब फायदा किसका होगा? मेरा होगा। और यहां पर ये चीजें थी नहीं, सब कुछ किसका था? सारी रिसोर्सेज किसकी थी? सरकार की थी। और सरकार की होने की वजह से जो नागरिक थे वो इतनी बढ़िया तरीके से अपनी पूरी एफिशिएंसी के साथ 200% के साथ कोई काम नहीं करता था, क्योंकि उन्हें सैलरी से मतलब था, अपनी न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा से मतलब था। तो इसीलिए यहाँ की प्रोडक्शन गिरती जा रही थी, सकल घरेलू उत्पाद गिरता जा रहा था, उन्नत संचार प्रणाली गिरती जा रही थी, एज वेल एज जितने बेनिफिट्स थे इसमें, उसमें सब में गिरावट आ रही थी। सो ये यहां पर इन्होंने नोटिस करा, गोरबाचेव ने। इन्होंने बोला कि अगर ये काम चलता रहा तो हम तो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने अपनी 2 नीतियां निकाली, इसलिए हम गोरबाचेव की नीतियां भी बोलते हैं। नीतियां एक बड़ा कारण बनी अपने सोवियत संघ के विकास की बात कर लेते हैं हम। तो नीतियां इनकी की 2 प्रकार थी। पहला पेरेज्वोइका यानी कि पुनर्रचना, और ग्लासनोस्ट यानी कि खुलेपन। तो अब इन दोनों नीतियों का मतलब ये था कि अपनी व्यवस्था को बेसिकली समाजवादी से ले जाकर पूंजीवादी की तरफ लेकर जाना। अब वो क्यों था? क्योंकि जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल बताया, यही इसका आंसर है। क्योंकि जब कोई जमीन, कोई भी रिसोर्स किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के पास होगी तो वो उसमें अपना 200% दे के प्रोडक्शन करेगा, क्योंकि सारा प्रॉफिट किसका होगा? उसका होगा। बट अल्टीमेटली अगर आप देखो, एक जमीन से मुझे 100 किलो अनाज मिल रहा है और वहीं उस जमीन से मुझे 200 किलो अनाज मिलेगा, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? मैं उसको एक्सपोर्ट करूंगा नहीं करूंगा? भाई मेरे पास अगर मेरे खाने के बाद भी रिसोर्सेज बच जाएंगी तो मैं उसको क्या करूंगा? मैं बेचूंगा, और जब बेचूंगा तो मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं ताकतवर बनूंगा। तो ये सब चीजें इन्होंने सोची गोरबाचेव ने। तो इन्होंने 2 नीतियां निकाली, जिसका मतलब था कि पुनर्रचना करना और खुलेपन की द्वार की नीति को अपनाना। अब इनका वजह ये थी, मतलब इनको जब इन्होंने इतना बढ़िया काम कर दिया तो इन्हें कारण के अंदर क्यों काउंट किया? यानी कि इन्हें ये क्यों कहा कि इनकी वजह से भी सोवियत संघ का विघटन हुआ है? तो देखो इसका आंसर ये है, क्योंकि इनकी नीतियां एक समाजवादी भरी पूरी व्यवस्था के अंदर चल रही थी। अब आप खुद सोचो कि जिस व्यवस्था के अंदर इतनी बड़े एरिया में एक नई व्यवस्था आ रही है, तो वो धीरे धीरे काम करेगी नहीं करेगी? भाई एकदम तो नहीं काम करेगी। तो धीरे धीरे काम कर रही थी इनकी नीतियां। जब ये धीरे धीरे काम कर रही थी और जनता थी बेहद परेशान, जनता को जल्द से जल्द कोई ना कोई सॉल्यूशन चाहिए था, क्योंकि महंगाई बेपनाह बढ़ रही थी, उनकी न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधाएं पूरी नहीं हो पा रही थी, जो उनको बेनिफिट्स मिल रहे थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे, और भी न जाने क्या क्या परेशानियां। तो जनता चाहती थी कि जो इन्होंने नीति निकाली है वो जल्द से जल्द अप्लाई हो। ये पहला कारण था, और इनकी नीति काम कर रही थी धीरे धीरे। और दूसरी वजह ये थी कि जिस सरकार में ये थे, इनकी सरकार के आदमी इनके खिलाफ हो गए थे कि ये आप क्या कर रहे हो, हमारी व्यवस्था तो ये नहीं है, आप खुलेपन की द्वार की नीति को क्यों अपना रहे हो या पुनर्रचना क्यों कर रहे हो? सो अल्टीमेटली ये अपनी तरफ से भी खिलाफ हो गए थे, इनके अपने ही दुश्मन बन गए थे सरकार में। तो ये 2 वजह थी जिससे इन्हें जनता का भी आक्रोश झेलना पड़ा और एज वेल एज अपनी सरकार का भी झेलना पड़ा। तो इनकी नीतियों की भी वजह से सोवियत संघ का विघटन हो गया, और फाइनली आपका ये विघटन होने के ओवरऑल कारण है जो कि मैंने आपको बता दिए। सो होपफुली आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। बट फिर भी कोई कहीं भी डाउट हो तो आप बेझिझक मुझे बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा क्लियर करूंगा। अभी मैं मानता हूं कि आपकी सभी चीजें क्लियर हो गई। अब हम बढ़ता हैं कि किसके, सोवियत संघ के विघटन का कारण तो हम जान गए, अब विघटन हो भी गया। अब विघटन होने के बाद क्या परिणाम हमें देखने को मिले या क्या सिचुएशंस आई हमारे पूरी दुनिया के अंदर, क्योंकि जब इतनी बड़ी ध्रुव, इतना बड़ा ध्रुव जब विघटित हो गया तो इसके बाद क्या देखने को मिला उसको भी जान लेते हैं फटाफट से। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं परिणामों की, कि सोवियत संघ का विघटन तो हो गया, तो परिणाम क्या हुआ। तो देखा जाए तो बेसिकली सोवियत संघ के अंदर बहुत सारे देश सम्मिलित थे, तो अब वो सारे देश क्या हो गए, बिखर गए। तो सोवियत संघ 15 नए देशों में बिखर गया, ये 15 देशों में बिखर गया। दूसरा ये कि इसके अंदर जो शीत युद्ध की स्थिति चल रही थी उसकी समाप्ति हो गई। अब सर ये शीत युद्ध क्या है? देखो शीत युद्ध एक ऐसा युद्ध है जिसके अंदर लड़ाई होती नहीं है, मगर स्थिति हमेशा बनी रहती है कि लड़ाई कभी भी हो सकती है। तो अब ये शीत युद्ध चला किसके बीच में था? तो ये चला था व्यवस्थाओं के बीच में। व्यवस्था यानी कि पूंजीवादी एंड साम्यवादी, ये दोनों व्यवस्थाओं को लीड कौन कर रहा था? अमेरिका एंड सोवियत संघ। तो इन दोनों के बीच में शीत युद्ध चला था। तो अब इसमें एक वर्ड और आता है, बर्लिन की दीवार। ये याद रखिएगा आप, बर्लिन की
दीवार। तो बर्लिन की दीवार को ही शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है, एक नंबर में आ सकता है। बर्लिन की दीवार को शीत युद्ध का प्रतीक माना जाता है। अब जब परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ की समाप्ति हो गई, तो शीत युद्ध की भी क्या हो गई, समाप्ति हो गई। शीत युद्ध की भी पूर्ण रूप से समाप्ति हो गई। अब हमने एक पॉइंट अभी देखा परिणामों के अंदर, हथियारों की होड़ चल रही थी, वो भी खत्म हो गया। भाई हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई, ये भी लिख लो, हथियारों की होड़ की समाप्ति, हथियारों की होड़ की भी समाप्ति हो गई। अब हथियारों की होड़ की समाप्ति हो गई तो अगर आप देखें तो समाजवादी व्यवस्था जो थी, यानी कि जिसको हम साम्यवादी कहते थे, उसका भी पतन हो गया, यानी कि वो भी डिस्ट्रॉयड हो गई पूरी कंप्लीटली। समाजवादी यानी कि साम्यवादी व्यवस्था का पतन, व्यवस्था का पतन, साम्यवादी व्यवस्था का पतन। दूसरा ये बन सकता है यहां से नेक्स्ट ये कि रूस बना उत्तराधिकारी, रूस बना उत्तराधिकारी सभी कार्यों का। तो अब सर ये बताओ कि आखिर रूस को ही क्यों बनाया गया। भाई सोवियत संघ के अंदर तो बहुत सारे देश सम्मिलित थे, तो देखो रूस को इसलिए बनाया गया कि पूरे सोवियत संघ के अंदर सबसे बड़ा देश था रूस, और सबसे बड़ा देश होने के कारण, सबसे बड़ी शक्ति होने के कारण पूरे सोवियत संघ में इसकी सबसे ज्यादा चलती थी। और साथ ही साथ आप ये लिख भी लीजिएगा कि रूस भी एक बड़ा कारण था, किसका, सोवियत संघ के विघटन का। ये भी एक बड़ा कारण था, क्योंकि और जो बाकी के छोटे छोटे देश थे उन्हें लग रहा था कि हमारे इस संघ के अंदर तो कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है, क्योंकि सुना किसकी जाती है, रूस की सुनी जाती है, हमारी तो बात ही नहीं सुनी जाती। तो इसीलिए ये भी एक कारण बना, और कारण के बाद परिणाम भी ये बना कि जितने भी कार्य सोवियत संघ ने किए थे, जितनी भी कुछ चीजें हुई थी, उसका सब उत्तराधिकारी किसको बना दिया, रूस को बना दिया, कि आपकी वजह से हुई थी, आप फुलफिलमेंट करोगे जो कुछ भी होगा। तो रूस को बना दिया उत्तराधिकारी। अब रूस को जब उत्तराधिकारी बना दिया तो यहां से एक पॉइंट और निकलता है हमारा, CIS का गठन हुआ, यानी कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट। इसकी आप डेफिनेशन लिख लो, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट। थोड़ी राइटिंग ऊपर नीचे हो रही, देख लीजिएगा, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंस स्टेट। अब सर ये क्या था, ये बेसिकली जो यहां से 15 नए देश टूटे थे उनमें से कुछ देशों ने ये संघ बनाया था। यानी कि मैंने आपको बताया ना कि सोवियत संघ के अंदर बहुत सारे गरीब गुरबा देश भी थे, तो उन गरीब गुरबा देशों को अब ये टेंशन हो गई कि अब हमारे ऊपर कोई कब्जा ना कर ले। और दूसरी बात ये कि सोवियत संघ की स्थिति इतनी गंदी हो गई थी कि वो उनकी अर्थव्यवस्था छोटी मोटी जो थी भी वो भी खराब हो गई थी। तो अब इसलिए उन्हें ग्रोथ की जरूरत थी, उन्हें अर्थव्यवस्था को उठाने की जरूरत थी, और एज वेल एज उन्हें डर था कि हमारे ऊपर कोई कब्जा ना करे, तो उन्हें प्रोटेक्शन की भी जरूरत थी। तो कुछ देशों ने आपस में संगठन बनाया कि हम आपस में ट्रांजेक्शन्स करेंगे और अपनी अर्थव्यवस्था को ग्रोथ करेंगे, और साथ ही साथ जब हम एक ग्रुप में रहेंगे तो हमारे ऊपर कब्जा होने के भी चांसेस कम रहते हैं। तो CIS का गठन हो गया, यहां से समझ में आ गई चीज है। अब देखो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकलता है हमारा यहां से, वो मैं आपको बता देता हूं, शॉक थेरेपी। अब ये शॉक थेरेपी क्या है, इसके बारे में जरा समझते हैं भाई। शॉक थेरेपी, शॉक थेरेपी, सो बेसिकली शॉक थेरेपी लिख लीजिएगा आप कि शॉक थेरेपी जो अस्तित्व में आया वो आया सोवियत संघ के विघटन के बाद, यानी परिणामों में। अब ये परिणामों में आया तो अब शॉक थेरेपी का अपना एक अलग टॉपिक है, अपने एक अलग पॉइंट्स आते हैं इसके अंदर। सो वो जल्दी से समझ लेते हैं कि आखिर क्या क्या इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें हैं। स्टूडेंट्स अब हम जान लेते हैं शॉक थेरेपी के बारे में। ये आ गई जी हमारी शॉक थेरेपी। तो मैं आपको बता दूं कि इसको 1990 में अपनाया गया था, ठीक है, इसको 1990 में अपनाया गया। मगर हाँ ये जान लो कि जो CIS बनाया गया था, यानी कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंस स्टेट, इसके अंदर 12 देश थे, ठीक है, मैं बताना भूल गया था। इसके अंदर 12 देश थे, जो बाकी के बचे हुए थे वो अलग अलग ही रहे, वो शक्तिशाली देश थे। तो 12 देशों ने मिलकर CIS का गठन किया था परिणामों के अंदर। चलिए, तो 1990 के अंदर ये अपनाया गया। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप इतना तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझ चुके हो कि स्थिति कितनी खराब थी, पहले बहुत अच्छी थी, चरम सीमा पर स्थिति थी, मगर थोड़े दिनों बाद, कुछ समय बाद स्थिति बिल्कुल डेंजर हो गई, और इतनी डेंजर हो गई कि वहां की जनता बहुत ही बड़ी परेशानियों से गुजर रही थी। तो अब इस परेशानी को देखते हुए हम सब क्या चाहेंगे, किसी भी व्यवस्था से निकलना चाहेंगे। भाई जिस व्यवस्था के अंदर हमें बहुत ही परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, हर कोई चाहेगा कि मैं उस व्यवस्था से निकल पाऊं। तो हम
समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था तक, पूंजीवादी व्यवस्था तक लाने का इसका मोटिव था लोगों को। किसको? लोगों को। लोगों को साम्यवाद समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था तक लाने का किसका मोटिव था? शॉक थेरेपी था। इसको निर्देशित जो किया गया था, इसको निर्देशित जो किया गया था वो किया गया था वर्ल्ड बैंक द्वारा, यह आ गया वर्ल्ड बैंक और IMF द्वारा। ठीक है जी, यहां तक क्लियर हुई चीजें। 1990 में अपनाया गया। क्या था ये? लोगों को समाजवादी व्यवस्था से निकालकर पूंजीवादी व्यवस्था के बीच में ले जाना। ये किसके द्वारा निर्देशित किया गया? वर्ल्ड बैंक एंड IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा किया गया। और मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी शॉक थेरेपी की बात होती है तो शॉक थेरेपी की बात होने में एक शब्द जरूर बोला जाता है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। आघात पहुंचाकर उपचार करना। तो इसके बारे में जरा मैं आपको बताऊंगा अभी रुककर। तो आघात पहुंचाकर उपचार करने का मतलब क्या है और शॉक थेरेपी का जब भी नाम आता है इसको क्यों बोला जाता है? तो देखिए, सबसे पहली चीज मैंने आपको बताया कि समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में लाना। तो इसने वो सारे मानदंड अपनाए जिससे जनता यहां से यहां पहुंच सके, मगर हुआ बिल्कुल उल्टा। जनता यहां थी तो वो नीचे गिर गई। अब जब वो नीचे गिर गई तो इन्हीं बैंकों ने बोला कि अब तो तुम और भी ज्यादा बेकार हो गए, तुम ऐसा करो हमसे लोन ले लो। देशों से बोला कि तुम्हारी व्यवस्था तो और खराब हो गई, तुम हमसे लोन ले लो। तो इन्होंने पहले क्या करा? हम तुम्हारी मदद करेंगे, है ना। और फिर मदद करा, आघात पहुंचा दिया, फिर इन्हीं का कर दिया उपचार। यानी कि बोला कि हमने ही तो तुम्हारी परेशानी इंक्रीज करी और ज्यादा, और अब तुम हमसे मदद ले लो, हमसे लोन ले लो। तो इसलिए बोला जाता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। यानी कि क्या था कि इन्होंने जनता की ट्रांजैक्शंस को इतना बुरा कर दिया कि वो और भी ज्यादा बुरी सिचुएशन में आ गए। अब बुरी सिचुएशन में और भी ज्यादा आ गए तो फिर ये बोले कि तुम तो और भी ज्यादा बुरे हो गए, तुम ऐसा करो हमसे लोन ले लो। तो इसीलिए बोलते हैं इसको आघात पहुंचाकर उपचार करना। अब देखिए, समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था के बीच में सफर इतना छोटा तो नहीं होगा। तो इसमें चीजों का निजीकरण करना शुरू करा। मैंने बताया ना कि प्रोडक्शन कब इंक्रीज होगी? जब आप अपनी जमीन पे काम करोगे, जब आप अपने बिजनेस में काम करोगे, प्रोडक्शन जब इंक्रीज होगी। आप खुद देखिए कि जितनी भी जॉब्स होती हैं बेसिकली 8 घंटे के बाद 9 घंटे के बाद कोई नहीं बैठना चाहता कि मैं पूरी रात बैठ के काम करूं, पूरे दिन बैठ के काम करूं। यहीं पर अगर आपका अपना बिजनेस है और आपका मन चाहा बिजनेस है तो आप उसके अंदर दिनों रात एक कर सकते हो, क्योंकि आपको उसमें इंटरेस्ट है। और यहीं पर उसमें बिजनेस में भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं करोगे काम। तो यहां पर यही सिचुएशन थी और चीजों का निजीकरण किया गया। अब इन्हीं निजीकरण की वजह से, इसी निजीकरण की वजह से क्या हुआ? पूरी दुनिया की सबसे बड़ी, दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी क्या बना दी? गैराज सेल बना दी। ये आ गई गैराज सेल, दुनिया की सबसे बड़ी गैराज सेल लगा दी। अब ये गैराज सेल क्या होता है? देखो, गैराज सेल का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज की गई जिससे गरीब भी और अमीर भी निजीकरण की ट्रांजैक्शंस में आ सके। यानी कि बड़े बड़े उद्योगों को बेचा जाने लगा सरकार द्वारा और उसके लिए कूपन बांटे गए। कूपन बांटे गए क्या मतलब? कि गरीबों को वही कूपन दिए कि आप पार्टिसिपेट कीजिए, फैक्ट्री खरीदो, कुछ भी खरीदो, जो मर्जी, जो भी सरकार बेच रही है। और अमीरों को भी। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपके पास 10 रुपए भी नहीं है और आपसे सवाल किया जा रहा है कि 100 रुपए की चीज खरीद लो, तो आप खरीद पाओगे? नहीं खरीद पाओगे। आप ये सोचोगे कि मेरे पास 10 रुपए की जो टिकट आई है कि आप ये 100 रुपए की चीज खरीद लो, मैं किसी और को बेच दूं। तो जो गरीबों को कूपन बांटे गए थे उनसे भी अमीरों ने कूपन खरीद लिए और बड़े स्तर पर पार्टिसिपेट किया निजीकरण की व्यवस्था में। और यह हुआ कि यह गैराज सेल इसलिए मानी गई क्योंकि इसमें बहुत ही बड़े बड़े उद्योगों को औने पौने दामों में बेचा जाने लगा। यानी कि जो चीज करोड़ की थी उसको बेच दिया भाई लाख में, और अरबों की चीज तो पूछो मत, अरबों की आ गई करोड़ में। तो इसीलिए बहुत बड़े बड़े उद्योगों को औने पौने दामों में बेच दिया गया था। यानी कि इतने सस्ते बेच दिए गए थे कि अब तक की शायद ही कोई ऐसी सेल हुई हो। तो इसकी वजह से शॉक थेरेपी का मोटिव क्या था? जनता को सफलता की ओर ले जाना। मगर ये ले किस तरफ गई? विफलता की ओर ले गई। ठीक है, ये कब बना था? 1990 में अपनाया गया था। क्यों अपनाया गया था? लोगों को समाजवादी व्यवस्था से पूंजीवादी व्यवस्था में लाने के लिए।
किसके द्वारा निर्देशित किया गया था? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, IMF के द्वारा। इसके साथ एक शब्द बोला जाता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि इसने जनता की सिचुएशन तो पहले खराब करी, फिर उनसे ही बोला कि आप हमसे लोन ले लो, तो इसीलिए ये संज्ञा दी गई है इसको। सो इसी के साथ फाइनली आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी, जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड पॉइंट्स थे, वो मैंने एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बढ़िया तरीके से समझाए हैं। होपफुली आपको भी अच्छे से समझ में आए होंगे। बट फिर भी मेरी तरफ से तो कोई कमी नहीं रही, बट फिर भी अगर किसी भी टॉपिक या पॉइंट में कोई डाउट रहा हो तो आप मुझे जरूर बता दीजिएगा, मैं उसको दोबारा क्लियर करूंगा विद अ स्पेसिफिक वीडियो। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई डाउट कहीं बच गया हो तो बता दीजिएगा। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो इस क्लास की एंड स्क्रीन में लगी हुई हैं, आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर के साथ विद ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। थैंक यू।